चलो आते रहेंगे जो भी है बच्चे, हम अपना स्टार्ट करते हैं एक बार। छोटा टॉपिक ही हाँ चूज कर लेता हूँ। स्क्रीन विजिबल होगी सभी बच्चों को? यस सर। लास्ट क्लास में हमने क्या डिस्कस किया था? एलोट्रोपी ऑफ आयरन डिस्कस किया था। हाँ जी। ठीक है, प्योर मेटल का जैसे कूलिंग कर्व बनता वैसे ही इसका आयरन का कूलिंग कर्व बनेगा। जो मैंने बताया था डिफरेंट फेजेस हैं इसमें। डेल्टा आयरन हो गया, गामा आयरन हो गया, अल्फा आयरन हो गया। मतलब 910 से बिलो आपको क्या मिलता है? अल्फा आयरन मिलता है। बट क्यूरी पॉइंट टेम्परेचर से बिलो आपको क्या मिलता है? जो आयरन मिलता है उसमें मैग्नेटिक प्रॉपर्टी होती है। जनरली हम बात करते हैं हमारे रूम टेम्परेचर पे जो आयरन होता है उसके अंदर कैपेबिलिटी होती है कि वो अट्रैक्ट कर सके। चुंबक के आगे लेके आओगे तो वो क्या है? इजीली अट्रैक्ट हो जाएगा, क्योंकि ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ मैग्नेटिक प्रॉपर्टी। अगर आयरन को क्यूरी पॉइंट टेम्परेचर को क्रॉस करके अगर आयरन को फिर अट्रैक्ट करते हो तो इट विल लूज इट्स मैग्नेटिक प्रॉपर्टी। ठीक है, ये हमने डिस्कस किया था लास्ट क्लास में। एलोट्रोपी ऑफ आयरन में हमने डिस्कस किया था कौन सा फेज कहाँ स्टेबल हो रहा है। तो हमने देखा था ना 1400 डिग्री और 910 डिग्री सेंटीग्रेड के बीच में ऑस्टेनाइट फेज आपका स्टेबल होता है। 1539 क्या होता है? मेल्टिंग पॉइंट होता है किसका? प्योर आयरन का। और 1400 डिग्री के बीच में डेल्टा आयरन। तो ये भूलना मत है ये बातें, ये जो बताई है मैंने। 1539 किसका टेम्परेचर होता है? मेल्टिंग पॉइंट किसका होता है? प्योर आयरन का। प्योर आयरन का। ठीक है, उसके बाद देखो क्या 1539 और 1400 डिग्री के बीच में आपको कौन सा फेज मिल रहा है? डेल्टा आयरन। ये याद होना चाहिए अच्छे से, डेल्टा आयरन। 1400 और 910 के बीच में ऑस्टेनाइट फेज, गामा फेज। इसका माइक्रो स्ट्रक्चर कैसा मिलता है हमें? FCC मिलता है। इसका BCC, बाकी BCC है। सिर्फ एक का ही याद रखना है, ऑस्टेनाइट फेज कैसा होता है, उसकी डक्टिलिटी ज़्यादा होती है FCC। ठीक है, चले ये हमने लास्ट क्लास में डिस्कस किया था। फिर मैंने कहा था इटेक्टिक सिस्टम डिस्कस करेंगे, लेकिन आज टाइम की कमी की वजह से इटेक्टिक सिस्टम पहले डिस्कस नहीं करेंगे। पहले वो चीज़ डिस्कस करेंगे अकॉर्डिंग टू योर क्लास। नया रूल डिस्कस करते हैं, लीवर रूल। ये छोटा टॉपिक भी है और जल्दी भी खत्म हो जाएगा आज की क्लास में। ठीक है, थोड़ा टाइमली ज्वाइन हो गए करो यार। देखो, लीवर रूल को समझने से पहले हम एक बार किसी डायग्राम के थ्रू समझ लेते हैं लीवर रूल को। ठीक है, ये भी काफी बार पेपर में पूछा जाता है। 2 नंबर में डेफिनेशन पूछ ली जाती है लीवर रूल, कई बार 4 नंबर में भी इसका एक्सप्लेनेशन पूछ लिया जाता है लीवर रूल का। तो मैं आप लोगों को अच्छे से समझा देता हूँ कि लीवर रूल को यूज कहाँ करते हैं और कैसे करते हैं लीवर रूल को। ठीक है, डिटरमाइनिंग द फेस अमाउंट इन 2 फेज रीजन। वैसे तो इस टॉपिक को मैं थोड़ा जल्दी करवा रहा हूँ। वैसे ये टॉपिक मुझे जब करवाना चाहिए जब आपका आयरन कार्बन डायग्राम भी कंप्लीट हो जाए। कहने का मतलब है जब फेज डायग्राम है सारे कंप्लीट होने के बाद ये टॉपिक करवाना चाहिए, जिससे आप लोगों को कोई भी डायग्राम दे दिया जाए तो आप इजीली फाइंड आउट कर सको विद द हेल्प ऑफ लीवर रूल। ठीक है,
बट ड्यू टू टाइम कंस्ट्रेंट आज इस टॉपिक को मैं डिस्कस कर रहा हूँ पहले। क्लियर? तो इसको आप बाद में भी अप्लाई कर सकते हो, जो बाद में फेज डायग्राम आएंगे उसमें भी आप अप्लाई कर सकते हो। ठीक है, तो समझते हैं इसको, लीवर रूल को। डिटरमाइनिंग द फेज अमाउंट इन टू फेज रीजन। हमने अब तक कौन सा फेज डायग्राम बनाया है? कौन सा फेज डायग्राम हमने अब तक डिस्कस किया है? याद है किसी को या भूल भाल गए? बोलो। बाइनरी फेज सर। बाइनरी फेज डायग्राम हमने डिस्कस किया था, उसमें सबसे पहला कौन सा डिस्कस किया था? आइसोमॉर्फस सिस्टम। कौन सा सिस्टम डिस्कस किया था? आइसोमॉर्फस सिस्टम। आइसोमॉर्फस सिस्टम कौन सा होता है? कोई देखो 2 नंबर में क्वेश्चन पूछा जा सकता है, व्हाट डू यू मीन बाय आइसोमॉर्फस सिस्टम। उसका आइसोमॉर्फस सिस्टम का एग्जांपल क्या होता है? कॉपर निकल एलॉय किया था ना डिस्कस हमने, कॉपर निकल एलॉय का। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये फेज डायग्राम अच्छे से आपको समझने पड़ेंगे। कहीं आप सोचो सर स्किप कर जाएंगे, आगे कुछ भी समझ में नहीं आएगा। इसलिए मैं कह रहा हूँ जो ये मेटलर्जी वाला सब्जेक्ट है ना, मटेरियल एंड मेटलर्जी सब्जेक्ट, इट्स वेरी वेरी डिफिकल्ट, वेरी हाई लेवल की चीज़ है ये। अच्छों को समझ में नहीं आती है इतनी जल्दी से, बहुत डिफिकल्ट है। बच्चे इसको क्रैम करते हैं इस सब्जेक्ट को। मोस्टली क्या होता है, इसमें से रट्टा मारता है जितना हो सकता है। जहाँ याद करने की चीज़ें देखो वहाँ तो याद करना ही पड़ेगा, बट जहाँ समझने वाली चीज़ें हैं उसको समझना ही पड़ेगा, और कोई अल्टरनेटिव नहीं है। अगर याद भी करोगे भूल जाओगे। ठीक है, अब देखो अब मुझे ये बताना, यहाँ क्या लिया था हमने? क्या लिया था? वेट ऑफ निकिल। यहां क्या लिया था? 100% कॉपर, 100% निकिल। मैं वही डायग्राम बना रहा हूं जैसा आपकी बुक में कॉपर की जगह ए दे दिया, बी दे दिया। ए मेटल है, बी मेटल है, उनका एलॉय बना रहे हैं, तो क्या है, हमें उससे ज़्यादा कुछ लेना देना नहीं है। ए मेटल क्या करे या बी मेटल क्या करे, हमें तो जो प्रैक्टिकली हम कर चुके हैं कॉपर निकल एलॉय को, वही चीज़ हमें पढ़नी है। ठीक है, तो इसी के थ्रू हम पढ़ेंगे, इसी फेज डायग्राम के थ्रू हम पढ़ेंगे, जिससे हमें प्रैक्टिकली समझ में आए एक्चुअली कैसे हम फाइंड आउट कर रहे हैं लीवर रूल से। अब देखो कितना टेम्परेचर था, मेल्टिंग पॉइंट कितना था इसका? यहाँ कहीं था, और इसका एक का यहाँ कहीं था, है ना? याद है किसी को या भूल भाल गए? निकल कितना था? 1085 सर। 1085 किसका था? कॉपर का सर। गुड। और इसका? 1453। 1453। गुड। अब इन दोनों को ज्वाइन कर दे। ये मान लेता हूं थोड़ा सा डायग्राम शिफ्ट हो गया। ठीक है, ऐसा ही डायग्राम बन रहा था, यस और नो? यस सर। ऊपर क्या था? लिक्विड। कहीं आप सोचे सर इस डायग्राम को दोबारा समझाएंगे, नहीं, दोबारा नहीं समझा रहा मैं, इस डायग्राम के थ्रू आपको समझाऊंगा कि लीवर रूल होता है क्या है। बड़ा इंटरेस्टिंग टॉपिक है लीवर रूल, जिससे आप फाइंड आउट करोगे। देखते हैं क्या फाइंड आउट करोगे। इसके अंदर क्या था? रीजन के अंदर क्या था? क्लोज रीजन के अंदर क्या था? L प्लस अल्फा,
और नीचे क्या मिल रहा था आपको? अल्फा, यही मिल रहा था। यस सर। ठीक है, अब देखो आपको क्या करना है, कोई पर्टिकुलर टेम्परेचर लेना है। देखो पहले तो मैं लीवर रूल के बारे में थोड़ा आपको गाइड कर दूं जिससे आपको आसान रहेगा समझाने में। पहले नहीं बनाता मैं ये डायग्राम। लीवर रूल होता क्या है उसको समझने की कोशिश करते हैं। ध्यान से समझना है, पहले बता रहा हूं, इस पे न्यूमेरिकल भी बन सकता है लीवर रूल पे, आसान सा न्यूमेरिकल। अगर ये टॉपिक ही समझ में आ गया तो न्यूमेरिकल तो हो ही जाएगा, कोई बड़ी नहीं। आज तक तो पूछा नहीं बट बन सकता है, क्योंकि इस बार आप, मैंने बुक में देखा है, आपकी बुक में एक न्यूमेरिकल दिया हुआ है इस बेस पे, लीवर रूल बेस पे। अब तक तो आया नहीं कभी न्यूमेरिकल, यही थियोरेटिकली पूछा जाएगा जहाँ तक है, न्यूमेरिकल नहीं बन सकता। बट फिर भी हम थियोरेटिकली समझ ले कि न्यूमेरिकल भी कर सकें। देखो लीवर रूल होता क्या है उसको समझते हैं। बेसिकली हमारे टॉपिक की हेडिंग क्या है, ध्यान से समझना है कि स्टूडेंट, बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है ये, समझ में नहीं आता कभी भी बच्चों को। ध्यान से समझने की कोशिश करना। डिटरमाइनिंग द फेज अमाउंट इन टू फेज रीजन। टॉपिक का नाम क्या है? डिटरमाइनिंग द फेज अमाउंट इन टू फेज रीजन। कहने का मतलब है जहां भी आपको दो फेज का रीजन दिखाई दे जाए उसके अंदर आप फाइंड आउट कर सकते हो कितना अमाउंट का फेज है इंडिविजुअली। इज इट क्लियर? मान लो कोई एलॉय है आपके पास जिसका फेज डायग्राम बनाया है। यहां किसका एलॉय का फेज डायग्राम बनाया आपने? कॉपर निकल एलॉय बनाया है आपने। किसका बनाया आपने? मैं लिख देता हूं फिगर। ये किसका एलॉय है? आइसोमॉर्फस सिस्टम है, आइसोमॉर्फस सिस्टम है। ये कैसा सिस्टम है? आइसोमॉर्फस सिस्टम है। और बाइनरी, देखो बाइनरी के बारे में ही डिस्कस कर रहे हैं क्योंकि आपके सिलेबस में ही बाइनरी है, टर्नरी वगैरह कुछ नहीं है आपके सिलेबस में, इसलिए बाइनरी का ही हम डिस्कस करेंगे, इसको लिखने की जरूरत भी नहीं है। आइसोमॉर्फस सिस्टम है। आइसोमॉर्फस सिस्टम क्या होता है? कोई बताएगा व्हाट डू मीन बाय आइसोमॉर्फस सिस्टम? आइसोमॉर्फस सिस्टम कैसा सिस्टम होता है? एक ऐसा बाइनरी सिस्टम होता है जिसके अंदर क्या है, लिक्विड स्टेट में भी एलॉय कंप्लीटली सोल्यूबल होता है और सॉलिड स्टेट में भी कंप्लीटली सोल्यूबल होता है। इज इट क्लियर? समझ गए बात? मतलब ये देखो लिक्विड में भी देखो, अगर यहां देखेंगे कॉपर निकल एलॉय कंप्लीटली सोल्यूबल है। सॉलिड में भी देखोगे आप कॉपर निकल है जो एलॉय बना रहा है वो कंप्लीटली सॉलिडिफाई हो रहा है। ऐसा नहीं है कि कॉपर अलग हो रहा है निकल अलग हो रहा है, दोनों का फेज क्या है, सॉलिडिफाई होके एक ही तो बन पा रहा है। और किसका बन रहा हो? यहां किसका बन रहा फेज? कॉपर रिच का। कॉपर रिच सॉलिड फेज बनता है। कॉपर रिच सॉलिड फेज मींस कॉपर का क्या होता है? एफसीसी। तो निकल का भी एफसीसी होता है। अगर इसका डिफरेंट होता तो किसका बनता? सॉल्वेंट का बनता माइक्रोस्ट्रक्चर। इज इट क्लियर? कितनी बात समझ में आई? अब देखो हमारा टॉपिक की हेडिंग है डिटरमाइनिंग द फेज अमाउंट इन टू फेज रीजन। फेज अमाउंट क्या होती है? फेज का मतलब तो आपको पता है ना, लिक्विड सॉलिड लाइक दैट, ये होता है ना फेज। यस सर। या गैसियस, ये तीन ही तो फेज होते हैं, लिक्विड सॉलिड गैसियस। अब यहां देखो हमें क्या फाइंड आउट करना, लिक्विड में नहीं, हमें दो फेज रीजन, जहां हमें दो फेज रीजन नजर आ जाए उसके अंदर हम फेज अमाउंट फाइंड आउट कर सकते हैं। लेट अस से ये पॉइंट है, यही ये कंप्लीट रीजन है ना जो आपका 1085 से लेके 1453 का एक है, जिसके अंदर लिक्विड प्लस अल्फा है, सॉलिड फेज है। ये कंप्लीट है ना, दो फेज एल एंड अल्फा,
कितने हो गए? 2 फेज हो गए ना, 2 फेज रीजन नहीं हो गया ये? तो जहां भी आपको 2 फेज रीजन नजर आ जाए, उस 2 फेज रीजन के अंदर आप कहीं भी किसी भी पॉइंट के अंदर कहीं भी किसी भी टेम्परेचर पे और किसी भी कंपोजिशन के क्रॉसपॉन्डिंग आप फेज अमाउंट फाइंड आउट कर सकते हो। जैसे मान लो इस पॉइंट पे एक स्टूडेंट कहता है सर मुझे इस पॉइंट पे मुझे फाइंड आउट करना कितना फेज अमाउंट है। किसका फेज अमाउंट है सर? निकिल का कितना है, कॉपर का कितना है। इज इट क्लियर? देखो यहां तो लिक्विड प्लस अल्फा, मुझे क्या पता है लिक्विड में कितना कॉपर है, कितना निकिल है, और अल्फा में कितना कॉपर है, कितना निकिल है, मुझे क्या पता। ये तो एलोए है ना, लिक्विड एलोए है, अल्फा क्या है? एलोए है। अब मुझे इंडिविजुअल फाइंड आउट करना हो फेज अमाउंट कितना है। मान लो अब हमारे पास क्या है, कॉपर है और निकिल है, तो मुझे ये देखना है किसी पर्टिकुलर टेम्परेचर पे से मुझे इस पॉइंट पे फाइंड आउट करना है कि निकिल का कितना कंसंट्रेशन है, कितना कंपोजिशन है। ठीक है, किसी पर्टिकुलर टेम्परेचर पे से इसी पॉइंट पे फाइंड आउट करना है। से आपको कोई भी पॉइंट चूज कर सकते हो इसमें, अभी बता रहा हूं, आपको धीरे धीरे चीजें समझ में आ जाएगी। जहां 2 फेज रीजन आपको नजर आ जाए, उस 2 फेज रीजन के अंदर आप क्या फाइंड आउट कर सकते हो। हमारे टॉपिक की हेडिंग क्या है? डिटरमाइनिंग द फेज अमाउंट इन 2 फेज रीजन। फेज की अमाउंट कितनी है, सॉलिड है, लिक्विड है, कितना सॉलिड है, कितना लिक्विड है, ये फाइंड आउट कर सकते हो आप आसानी से। मैंने एक पॉइंट चूज कर लिया, मैं कहता हूं मुझे इसमें फाइंड आउट करना है से इसके क्रॉसपॉन्डिंग टेम्परेचर कितना है, टी टेम्परेचर है, मुझे नहीं पता, एक्स वाई जेड टेम्परेचर है, मुझे नहीं पता कितना टेम्परेचर है। ठीक है, फिर मैं कहता हूं इसके क्रॉसपॉन्डिंग से इस पॉइंट को मैंने एफ मान लिया। क्या मान लिया? जिस पॉइंट का मुझे फेज अमाउंट फाइंड आउट करना है, 2 फेज रीजन के अंदर मुझे किसी पॉइंट पे फेज अमाउंट फाइंड आउट करना है, तो मैंने मान लिया ये एफ पॉइंट पे मुझे फाइंड आउट करना है कितना फेज अमाउंट है। इसके क्रॉसपॉन्डिंग टेम्परेचर कितना है? टी टेम्परेचर पे ये पॉइंट है, और इसके क्रॉसपॉन्डिंग जो कंपोजिशन होगा वो कितना होगा, कोई स्टूडेंट बताएगा? मैं मान लेता हूं इसका कंपोजिशन होगा CO। CO इज ओवरऑल कंपोजिशन। ठीक है, CO रिप्रेजेंट ओवरऑल कंपोजिशन। अब सवाल उठता है ये ओवरऑल कंपोजिशन किसका शो कर रहा है यहां पे? कोई एक स्टूडेंट बता दो, मजा आ जाएगा, मुझे भी लगेगा कि आप लोग फोकस कर रहे हो क्लास। CO क्या रिप्रेजेंट कर रहा है यहां? ओवरऑल कंपोजिशन। किसका ओवरऑल कंपोजिशन रिप्रेजेंट कर रहा है यहां पे? एलोए का सर। नहीं माय डियर, यही तो गलती कर रहे हो यार आप लोग। यार इतना समझा लिया आप लोगों को, याद करो। याद क्या करो, मैं दिखाई देता हूं आपको जीता जागता। इसलिए तो कह रहा हूं मैं, ये छोटे छोटे कंसेप्ट बड़े इंपॉर्टेंट है जो आप लोग मिस कर रहे हो। ये देखो, जब हमने जो चीज डिस्कस करी थी, याद आया? सॉलिड प्लस लिक्विड मसी जोन, इसके अंदर ले लिया। ये 50% क्या रिप्रेजेंट कर रहा है? कंपोजिशन, ओवरऑल कंपोजिशन रिप्रेजेंट कर रहा, नहीं कर रहा? अगर मैं इसका ड्रॉ करूं से इस पॉइंट के करस्पॉन्डिंग मैं ड्रॉ करूं लाइक दैट, इस पॉइंट का मैं ओवरऑल कंपोजिशन ड्रॉ करूं, कितना आ रहा है? 50% नहीं आ रहा? यस सर। ये 50% ओवरऑल कंपोजिशन है। 50% की जगह मैं CO लिख दूं, आप लोगों को कोई प्रॉब्लम है? अब मैंने सिर्फ उस मतलब डायरेक्ट परसेंटेज में ना लिख के मैंने CO लिख दिया, तो कोई गुनाह तो नहीं हो गया उसमें? तो मुझे ये बताओ, ये 50% क्या रिप्रेजेंट कर रहा था यहां पे? ये 50% कंपोजिशन क्या रिप्रेजेंट कर रहा था? कॉपर और निकल सेम वैल्यू में है सर। अरे नहीं, चलो इसको छोड़ो।
अगर 60 होता यहाँ 60 होता, एग्जाम्पल के तौर पे मान लो 60% होता, ये 60% क्या रिप्रेजेंट करता? सॉल्वेंट सर, सॉल्वेंट का कॉम्पोजिशन। इस डायग्राम को देख के बताओ, मुझे नहीं पता सॉल्वेंट कौन सा है, कौन सा सॉल्वेंट? निकिल का सर। निकिल रिप्रेजेंट करता है ना, निकिल Yes, को sir. ही तो रिप्रेजेंट करता है। मैंने क्या बताया था, कंपोजिशन हमारा कैसे बढ़ रहा है, ऐसे। सिर्फ मैंने यहां कंप्लीट शो किया है कॉपर को और यहां निकिल को शो किया। अब मैं इसके अंदर जो भी एक्स एक्सिस पे जो मैं रिप्रेजेंट करूंगा 10, 20, 30, 40, वो क्या रिप्रेजेंट करूंगा? निकिल का ही तो कंपोजिशन रिप्रेजेंट करूंगा। यस और यस नो? सर। क्योंकि देखो इंक्रीज कर रहा है, इस ऑर्डर में इंक्रीज कर रहा है, ऐसे इंक्रीज कर रहा है। तो क्या इंक्रीज कर रहा है? 60, 80, 100, वो अलग बात है। 60% निकिल है तो जाहिर सी बात है 40% क्या होगा? कॉपर होगा एट दैट टाइम। बट जो रिप्रेजेंट कर रहा हूं वो क्या रिप्रेजेंट करता है? ये 60% है, वो क्या रिप्रेजेंट कर रहा है? वो निकिल को ही तो रिप्रेजेंट कर रहा है, जो इस साइड में होगा। जो राइट कॉर्नर में आपको नजर आ रहा है वही तो रिप्रेजेंट करेंगे हम इस एक्स एक्सिस पे, उसी का तो कंपोजिशन हम रिप्रेजेंट कर रहे हैं, क्योंकि कंपोजिशन ऐसे इंक्रीज कर रहा है। ये देखो मैंने नीचे किसका लिया है? निकिल का लिया है। देखो ये निकिल है तो मैंने किसका लिया है? वेट निकिल का लिया है। समझ में आई बात या है डाउट? अब बता दो। ये छोटा छोटे पॉइंट है, बहुत खतरनाक पॉइंट होते हैं जो बच्चों को क्लियर नहीं हो पाते। आप लोगों को समझ में आ गया? ये सीओ क्या रिप्रेजेंट कर रहा है? निकिल। ओवरऑल कंपोजिशन ऑफ निकिल का इन परसेंटेज। सीओ परसेंट है, या परसेंटेज में नहीं लेना, फ्रैक्शन में लेना। फ्रैक्शन का मतलब समझते हो ना? परसेंटेज और फ्रैक्शन। परसेंटेज आप लोगों ने एप्टीट्यूड में पढ़ा होगा, 60%। सॉरी 50 लेता हूं, जो 50% है। फ्रैक्शन में लिखना हो तो इसको कैसे लिखूंगा? 50% को 1/2। यस और नो? यस सर। 100% है, इसको मुझे फ्रैक्शन में लिखना होगा तो कैसे लिखूंगा? 1 सर। इज इट क्लियर? समझ में आई बात? तो मतलब ये सीओ मान लो फ्रैक्शन में है या परसेंटेज में है, जो भी आपको क्वेश्चन के अंदर दिया हो, ठीक है। ये मैंने ले लिया सीओ, किसका ले लिया? निकिल का लिया। एफ पॉइंट पे मैं देख रहा हूं, मुझे एफ पॉइंट पे फाइंड आउट करना निकिल कितना लिक्विड है, कितना इसमें सॉलिड फेस है, निकिल के अंदर ही कितना है, कितना कंपोजिशन है, कितना किस टेम्परेचर पे मैंने ये पॉइंट लिया है, ये मैंने नोट कर लिया। सबसे पहला काम मेरा यही है। इतनी बात समझ में आई? ठीक है। देखो क्यों टॉपिक के अंदर क्या है, हमें फेज अमाउंट फाइंड आउट करना है। किसके अंदर फाइंड आउट करना है? टू फेज रीजन के अंदर। देखो इसमें इस डायग्राम के अंदर मुझे टू फेज रीजन सिर्फ लिक्विड और अल्फा ही नजर आ रहे हैं। अल्फा अकेला फेज है, लिक्विड अकेला फेज है। अल्फा इज ए सॉलिड फेज, लिक्विड इज लिक्विड। समझ में आया? एलओए का लिक्विड है, एलओए का सॉलिड है। यहां एलओए अलग अलग बन रहे हैं, दो फेज के अंदर बन रहा है। तो दो फेज के अंदर कहीं भी किसी भी पॉइंट पे मुझे कंपोजिशन और गिवन कंपोजिशन और गिवन टेम्परेचर होगा उसके करॉस्पॉन्डिंग। जैसे मैं ये पॉइंट ले रहा हूं तो इसके मतलब कोई तो टेम्परेचर होगा, मुझे नहीं पता एक्स वाई जेड, कोई टेम्परेचर होगा। इसके करॉस्पॉन्डिंग मैंने टेम्परेचर देख लिया, इसके करॉस्पॉन्डिंग मैंने ओवरऑल कंपोजिशन देख लिया। किसका होगा? जो यहां लिखूंगा एक्स एक्सिस पे, वो हमेशा राइट साइड वाले का होगा। इज इट क्लियर? ये मैंने स्टार्टिंग में आपको कंपोजिशन बता, आपको एक एक बेसिक कंसेप्ट है मैं डिस्कस कर रहा हूं, और जो एग्जांपल बता रहा हूं मैं आपको, वो सब एग्जांपल मैं आपको डिस्कस करूंगा। जैसे मैंने वहां आपको एक एग्जांपल बताया था ना अल्कोहल वाला। इफ यू ड्रिंक अल्कोहल विद चकना इन एक्सीड फॉर्म अबव सोल्यूबिलिटी लिमिट, तो क्या होगा? वॉमिटिंग यस सर। एलोन अल्कोहल और मिक्सचर ऑफ अल्कोहल प्लस चकना, मिक्सचर होगा। एक नया कंपाउंड बनाएगा, उसकी नई प्रॉपर्टी होगी। ये बातें मैंने बताई है, थोड़ा मैसी लग रहा है, थोड़ा सा
आपको मैं जिस वे से बता रहा हूँ, जैसे अल्कोहल का एग्जांपल लिया, क्योंकि मुझे और कोई एग्जांपल इसमें नजर नहीं आया, इसलिए मुझे इसका ऐसा एग्जांपल लेना पड़ा। बट बॉयज के लिए इतना कोई बड़ी वो नहीं है कि मैसी है कि सर ने इस तरह का एग्जांपल से हमें ये बताया। इसलिए बताया क्योंकि ये चीजें आपको याद रहेंगी दिमाग में। जब आप फेज डायग्राम करोगे ना, अल्टीमेटली आप फील करोगे सर ने क्या एग्जांपल दिया है। फेज डायग्राम इतना सिंपल हो गया सर हमारे लिए। अल्टीमेटली आप कहोगे, जो टॉपिक मैं आज डिस्कस नहीं कर रहा, कल डिस्कस करूंगा, क्योंकि टाइम ज़्यादा चाहिए उस टॉपिक में। अगर वो टॉपिक समझ में आता है कल वाला, तो यूँ मान लो आयरन कार्बन डायग्राम में आपको कुछ भी प्रॉब्लम नहीं आने वाली। और आयरन कार्बन डायग्राम हार्ट है हमारा, हार्ट फेज डायग्राम है हमारा हार्ट, समझ गए? वो समझ में आ गया, यूँ मान लो मेटलर्जी समझ में आ गई। हीट ट्रीटमेंट तो कुछ भी नहीं है। अगर आयरन कार्बन डायग्राम फेज डायग्राम आपको समझ में आता है तो यूँ मान लो हीट ट्रीटमेंट कुछ भी नहीं है, सारी एप्लीकेशन है उसकी हीट ट्रीटमेंट। वही समझ में आता नहीं है बच्चों को। आयरन कार्बन डायग्राम रट्टा मारते हैं, फिर हीट ट्रीटमेंट करते हैं, फिर बोलते हैं हाँ सर ऐसा करने से ऐसा हो जाएगा, ऐसा करने से ऐसा हो जाएगा। लेकिन जब तक वो फीलिंग ही नहीं आएगी दिमाग के अंदर तो कैसे करोगे? अभी आपको एक एक टॉपिक के अंदर फीलिंग आ रही है ना, क्या करने जा रहे हैं, क्यों कर रहे हैं हम ये चीज, यस और नो? अभी देखते जाओ, आप बोलोगे सर अल्टीमेटली जो फेज डायग्राम हम कर रहे हैं वो कोई भी नहीं कर सकता इस तरीके से। थोड़ा टाइम देना, उसके बाद आपको आइडिया लग जाएगा हमने क्या किया, कितने सॉलिड तरीके से अटेम्प्ट कर रहे हैं हर टॉपिक को। देखो अब इसी टॉपिक को देख लो, मैंने बताया ना, मैंने कोई पॉइंट ले लिया एफ, क्योंकि मुझे फाइंड आउट क्या करना, फेज अमाउंट। फेज अमाउंट मतलब क्या होता है, कितना मास फ्रैक्शन है, कितना फेज है। फेज तो होता है ना सॉलिड लिक्विड गैस, कितना सॉलिड है किसका, इस कंपोजिशन पे। जब निकल का अगर CO ओवरऑल कंपोजिशन है तो यहां कितना एफ पॉइंट पे कितना लिक्विड होगा, कितना अल्फा होगा, मुझे नहीं पता। यही तो मुझे फाइंड आउट करना है। बात समझ में आई? कितना निकल एलॉय का कितना लिक्विड है, कितना अल्फा है, वही तो मुझे फाइंड आउट करना। बट मुझे ये पता है सर इसका कंपोजिशन कितना होगा, निकल का CO कंपोजिशन होगा। इज इट क्लियर? निकल का कंपोजिशन कितना होगा, CO। इतनी बात समझ में आई? ठीक है सर, ये फाइंड आउट कैसे करेंगे? क्या फाइंड आउट करना हमें, एफ पॉइंट पे कितना लिक्विड है, कितना अल्फा है। लेट एस रिप्रेजेंटिंग W। अगर W क्या रिप्रेजेंट करेगा, बेसिकली आपका फेज अमाउंट। फेज अमाउंट इन परसेंटेज और फ्रैक्शन, जो भी आप लेना चाहो। एक नाम तो ये हो गया। दूसरा नाम क्या है इसका, वेट। कितना वेट है, जैसे ये लिख रहा हूं ना, वेट ऑफ निकल कितना है। नंबर 3 मास फ्रैक्शन भी बोलते हो इसको। क्या बोलते हो, मास फ्रैक्शन। देखो मास की फॉर्म में है, मास फ्रैक्शन बोल दिया। फ्रैक्शन में है, जैसे मैंने अभी बताया ना, 1 इज इक्विवेलेंट टू 100%, लाइक दैट। तो मास फ्रैक्शन कितना है इसमें, ठीक है। ये मैंने सफिक्स अगर L ले लूं, ध्यान से समझना, ये सफिक्स अगर L ले लूं वो क्या रिप्रेजेंट करेगा, लिक्विड। अगर अल्फा ले लूं, अल्फा लूं या S लूं, एक ही मतलब है, ये हमेशा सॉलिड फेज को रिप्रेजेंट करेगा। समझ गए बात? एग्जांपल के तौर पे जैसे WL मतलब फेज अमाउंट ऑफ लिक्विड इन परसेंटेज या इन फ्रैक्शन, या मास फ्रैक्शन ऑफ लिक्विड, या फेज अमाउंट हो गया या वेट हो गया। W अल्फा, इसका मतलब क्या है, सॉलिड फेज का वेट कितना है। समझ गए बात? कैसे ये सफिक्स को यूज करेंगे, ठीक है। लेट अस कंटिन्यू। लीवर रूल पे आ जाते हैं। देखो लीवर रूल समझने की कोशिश करना। लीवर रूल बेसिकली बेस्ड किस फंडे पे बेस्ड है वो बता देता हूँ। ये कई बार आप लोगों को हाई लेवल पे पूछा जाता है कॉम्पिटिटिव एग्जाम के अंदर। यहाँ तो कोई नहीं पूछेगा इस एग्जाम के अंदर कि लीवर रूल
किस प्रिंसिपल पे काम करता है? ये बेसिकली काम करता है मास कंजर्वेशन प्रिंसिपल पे। किस पे काम करता है ये? मास कंजर्वेशन प्रिंसिपल पे। मास कंजर्वेशन पता है ना आपको? यस और नो? मास कंजर्वेशन प्रिंसिपल पता है या नहीं पता आप लोगों को? अब आवाज नहीं निकलेगी किसी भी बच्चे की। मास कंजर्वेशन प्रिंसिपल आप लोगों ने अभी अभी पढ़ा है रिसेंटली। मास कंजर्वेशन थर्मोडायनेमिक्स में भी पढ़ गया है मास कंजर्वेशन प्रिंसिपल। भूल गए क्या? बहुत सर यार। आया इक्वल टू गया, मास कंजर्वेशन प्रिंसिपल। आप लोगों ने थर्मोडायनेमिक्स में पढ़ा हो, आया इक्वल टू गया, ये हमेशा बराबर होगा। याद हो आप लोगों ने स्टेडी फ्लो एनर्जी इक्वेशन करी थी, तो कैसे करी थी? यहां से एंटर कर रहा है मास आई, यहां से निकल रहा है कंट्रोल वॉल्यूम से एम ई, अंदर आया इक्वल टू गया, एम आई इक्वल टू समेशन ऑफ एम आई इक्वल टू समेशन ऑफ एम ई। अगर बाई चांस स्टोरेज होता है तो वो किस में होगा? आया प्लस गया और स्टोरेज हो गया, यही हो गया। ये सिंपल सा फार्मूला है, इसी का तो मास कंजर्वेशन। कंटिन्यूटी इक्वेशन का नाम सुना आप लोगों ने? कंटिन्यूटी इक्वेशन। यस सर। तो कंटिन्यूटी इक्वेशन इज बेस्ड ऑन मास कंजर्वेशन प्रिंसिपल। ठीक है, तो वही बात है यहां भी। लीवर रूल है, कोई आपसे पूछे, लीवर रूल एक आसान सा मेथड है जिससे हम इजीली फाइंड आउट कर सकते हैं किसी भी टू फेज रीजन के अंदर कितना अमाउंट का इसके अंदर फेज, कितना अमाउंट का इसमें सॉलिड फेज है, कितना अमाउंट का निकल प्रेजेंट है, सॉरी लिक्विड प्रेजेंट है, से निकल का जब किसी पर्टिकुलर टेम्परेचर या कंपोजिशन पे ले रहे हैं तो देखते हैं लीवर रूल मास कंजर्वेशन प्रिंसिपल पे काम करता है। ये आपको पता होनी चाहिए बात। आप समझते हैं लीवर क्या होता है? सिंपल लीवर आप लोगों ने सिंपल लीवर बना देता हूं मैं। सिंपल लीवर कैसा बनता है? अप्लाइड मैकेनिक्स में पढ़ा है सिंपल लीवर? आप बोल रहे हो सर अप्लाइड मैकेनिक्स भी आ गया सर सब्जेक्ट के अंदर हमारे। सिंपल लीवर तो पढ़ा होगा अप्लाइड मैकेनिक्स में, मशीन वाले चैप्टर में, सिंपल मशीन वाले चैप्टर में, फर्स्ट ऑर्डर सेकंड ऑर्डर। ये आप लोगों ने पढ़ा होगा बहुत अच्छे से। इस तरह का तराजू टाइप में एक बनाया हुआ था, लाइक दैट, टू पेन बैलेंस। याद नहीं है तो मैं रिमाइंड करवा देता हूँ। ऐसा टू पेन बैलेंस की फॉर्म में आपका बनाया हुआ था, वो देख लेते हैं। देखो, और यहाँ इन बिटवीन क्या था? फलक्रम था। यस और नो? यस सर। इस फलक्रम को मैंने प्लेस किया एफ पॉइंट पे। ध्यान से समझना, इस फलक्रम को मैंने किस पे प्लेस किया? एफ पॉइंट पे। यहां क्या ए, यहां क्या बी। एंड पॉइंट को मैंने क्या बोला? ए पॉइंट पे मैंने क्या किया है? वेट आपको हैंग किया हुआ है। इसको टू पेन बैलेंस बोलते हैं, इसको टू पेन बैलेंस तराजू की फॉर्म में होता है ना। अब ये देखो, से यहां आपका क्या हो गया? कॉपर परसेंट हो गया। यहां क्या हो गया आपका? निकल परसेंट हो गया। समझ गए? एक एंड पे आपने निकल ले लिया, एक में कॉपर। बिल्कुल वैसे ही लेंगे जैसे हमारा डायग्राम हमें बताता है। राइट साइड में क्या है? निकल है, और इस साइड में क्या है? कॉपर है। ठीक है। फलक्रम अगर मैं मिडल में रखूंगा, अगर ये फलक्रम है,
फलक्रम तो पता होगा ना आपको, पता है ना, ये तो बताने की जरूरत नहीं है ना मुझे। सिंपल लीवर के अंदर आप लोग पढ़ चुके हो अप्लाइड मैकेनिक्स में, और ये तो जनरल बातें हैं। फलक्रम के अबाउट मूवमेंट होता है। अगर फलक्रम हमारा मिडल पोर्शन पे है, ध्यान से समझना, अगर फलक्रम हमारा कहाँ पे है, मिडल पे है, तो क्या होगा, ए पॉइंट और बी पॉइंट बैलेंस होंगे या नहीं होंगे, मुझे ये बता दो। इस ए बी लाइन को क्या बोलते हैं, ध्यान से समझना, इस ए बी लाइन को बोलते हैं टाई लाइन। क्या बोलते हैं, एक टेक्निकल वर्ड नाम दे रहा हूं। इस कंप्लीट जो सिंपल लीवर है ए एफ बी, इस लाइन को क्या बोलेंगे, टाई लाइन बोलेंगे, विच इज हॉरिजेंटल लाइन। टाई लाइन इज ए हॉरिजेंटल लाइन, समझ गए, एंड बैलेंस्ड। समझ में आया टाई लाइन किसे कहते हैं, हॉरिजेंटल हो और बैलेंस हो। अब मुझे ये बताओ, अगर फलक्रम को मैं मिडल पे रखूंगा तो ये जो आपकी टाई लाइन है, क्या ये हॉरिजेंटल रहेगी या शिफ्ट हो जाएगी या मूवमेंट हो जाएगा। मतलब जैसे हम तराजू से वेट नापते हैं, जिस साइड वजन ज्यादा हो गया उस साइड मूवमेंट हो जाता है ना, उस साइड डाउन चले जाता है। यहां क्या रहेगा टाई लाइन का, बोलो यार। अगर मिडल पे रखा, ये डिपेंड किस पे करेगा, इस पे डिपेंड करेगा सर, इस पे डिपेंड करेगा कितना कॉपर है, कितना निकल आपने इसमें ऐड किया हुआ है। जिस साइड ज्यादा होगा उस साइड सर शिफ्ट कर देगा। तो कहने का मतलब है सर, बैलेंस टाई लाइन हॉरिजेंटल और बैलेंस रहे, उसके लिए क्या कंडीशन होनी चाहिए, कॉपर परसेंटेज है और निकल परसेंटेज है, दोनों बराबर होगी। जैसे आप झूला झूल रहे हो, एक स्टूडेंट है कॉपर, दूसरा है निकल, दोनों एंड पॉइंट पे बैठ जाते हो झूला झूलते टाइम। अगर दोनों का वजन सेम है तो बैलेंस रहेगी, हॉरिजेंटल रहेगी, यस और नो। यस सर। ठीक है, ये तो पहला केस था, समझा। थोड़ा और समझने की कोशिश करते हैं। अगर एक स्टूडेंट कहता है सर, मान लो हमारा तराजू कुछ चेकआउट करना है, तो फलक्रम को हम शिफ्टिंग कर दें। फलक्रम हमने थोड़ा सा राइट साइड में शिफ्ट कर दिया। कहां शिफ्ट कर दिया, यहां शिफ्ट कर दिया। से एफ पॉइंट इज, ये हो गया आपका एफ पॉइंट, ठीक है। अब हमने शिफ्ट कर दिया तो जाहिर सी बात है हमें इसका डिस्टेंस तो देखना पड़ेगा। इस फलक्रम का ए पॉइंट से कितना डिस्टेंस है, कितना डिस्टेंस है, से मैं मान लेता हूं ध्यान से समझना, जितना मैं सिंपल लैंग्वेज में आपको समझा रहा हूं इतना कहीं भी आपको नहीं मिलेगा। कोई बुक आपको इतना सिंपल तरीके से आपको ये चीज प्रोवाइड नहीं करेगी, ठीक है। मैंने फलक्रम की पोजीशन ले ली है पी डिस्टेंस पे और क्यू डिस्टेंस पे, दोनों एंड पॉइंट से। इज इट क्लियर, इतनी बात समझ में आई। अब मुझे बताओ, अब मुझे पता नहीं है सर, क्योंकि बैलेंसिंग हो गया, इम्बैलेंसिंग होगी, लेकिन मुझे इतना पता सर, टाई लाइन अगर हॉरिजेंटल लाइन रहेगी और बैलेंस रहेगी, हॉरिजेंटल लाइन मतलब हमेशा बिल्कुल ऐसे ही रहे, तो उसके लिए क्या कंडीशन होनी जरूरी है। कोई स्टूडेंट बता सकता है क्या कंडीशन होनी जरूरी है। कॉपर इज लेस देन निकल, मतलब निकल अगर ज्यादा होगा तभी तो बैलेंस हो पाएगी, यस और नो। देखो इसको समझते हैं। अब कई बच्चे बोलेंगे सर ये कैसे लॉजिक लगाया, अरे सिंपल सा है, आप लोगों ने अप्लाइड मैकेनिक्स में पढ़ा है, मूवमेंट लो फिक्स पॉइंट के अबाउट, हिंज पॉइंट के अबाउट, तो फलक्रम इज है हिंज पॉइंट, तो मूवमेंट कितना है, कॉपर परसेंटेज मल्टीप्लाई में पी। ये देखो आप लोगों को लॉजिकली बता रहा हूं मैं, निकल इंटू क्यू, कॉपर परसेंटेज डिवाइड में निकल परसेंटेज
इज इक्वल टू क्यू बटे में पी। इट मीन्स सर, इट मीन्स निकिल इज directly proportional to P, copper is directly proportional to Q. Yes or no? इससे क्या निकल के आया Yes, sir. कि सर कॉपर की परसेंटेज है ना, वो किस पे डिपेंड करेगी? इस क्यू डिस्टेंस पे डिपेंड करेगी। जो कॉपर है किस पे डिपेंड करेगी? इस क्यू लेंथ पे डिपेंड करेगी। जितना ज्यादा क्यू होगा उतना ज्यादा कॉपर परसेंटेज होगी। यस और नो? आप लोग ऐसे ही तो करते आए हो अब तक। जब भी आप ए बटे में बी फॉर्म लेते हो और उसमें लेते हो, जैसे टेम्परेचर, आप लोगों ने कोई भी लॉ बताओ मुझे जो आप लोगों ने पढ़ा है अभी हाल ही में। थर्मोडायनेमिक्स में कोई लॉ याद है आप लोगों को? PV इक्वल टू MRT, PV इक्वल टू MRT, P इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू T। इसका मतलब क्या? P बटे में T इक्वल टू कॉन्स्टेंट। यही तो होता है, P इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू T। ऐसा ही तो होता है। अगर इसको इस साइड ले जाओगे तो क्या आएगा? P इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू T इक्वल टू K, लाइक दैट। समझ आया बात? रेशो एंड प्रोपोर्शन के कंसेप्ट हैं ये। चलो, तो कॉपर किस पे डिपेंड करेगा? क्यू पे डिपेंड करेगा। निकिल किस पे डिपेंड करेगा? निकिल की परसेंटेज किस पे डिपेंड करेगी? पी। जितना P पे। ज्यादा पी होगा उतना ज्यादा निकिल होगा। समझ गए बात? Yes, sir. Yes. देखो, अब यहां से समझते हैं। अगर हमें सर ये टाई लाइन को हॉरिजॉन्टल और बैलेंस रखना है तो हमें क्या करना पड़ेगा? हमें क्या करना पड़ेगा सर? हमें क्या करना पड़ेगा? देखो, ध्यान से देखो, इसमें ज्यादा कौन सा है? पी है, मतलब निकिल परसेंटेज इज ग्रेटर देन कॉपर परसेंटेज। यही तो मतलब निकल रहा है इसका। Yes, sir. यही तो करना पड़ेगा हमें। तो टाई लाइन को, अगर हमें इस टाई लाइन को हॉरिजॉन्टल और बैलेंस रखना है, मतलब एक स्टूडेंट यहां बैठ जाता है, एक स्टूडेंट यहां बैठ जाता है, एक स्टूडेंट यहां बैठ जाती है, दोनों झूल रहे होते हैं और कहते हैं सर कि बैलेंस रहे। बैलेंस रहने के लिए किसका वेट किसका ज़्यादा होना चाहिए? ये होना चाहिए निकिल का, क्योंकि इसका डिस्टेंस ज़्यादा है। सिंपल मशीन में आप लोगों ने बहुत अच्छे से पढ़ी है, ये मैकेनिकल एडवांटेज वगैरह मिल जाता है आप लोगों को, लाइक दैट। निकिल इज परसेंटेज ज़्यादा होगी कॉपर से जब ही आपकी लाइन क्या है? ये हॉरिजॉन्टल हो गया, अदरवाइज क्या है? मूवमेंट किस साइड में ले लेगा? इस साइड है, मूवमेंट ले लेगा नहीं ले लेगा? बस इतना समझो, ज़्यादा इसमें डिटेल में नहीं जाएंगे। तो ये फलक्रम का कोई कंसेप्ट दिया था, लीवर का जो कंसेप्ट है, इस लीवर के कंसेप्ट को हम यूज करने वाले हैं। किसके अंदर यूज करने वाले हैं? हमारे फेज डायग्राम के अंदर। बहुत आसान मेथड है, मास कंजर्वेशन प्रिंसिपल पे काम करता है ये। समझ लेते हैं लीवर रूल को हम कैसे यूज करने वाले हैं हमारे इसके अंदर। लेट अस अंडरस्टैंड। इसके कुछ स्टेप हैं, ठीक है? देखो, स्टेप 1 क्या कहता है? लीवर रूल को अप्लाई करने के लिए सबसे पहला स्टेप क्या है? हमें एक टाई लाइन को ड्रॉ करना है। किसको ड्रॉ करना है? एक टाई लाइन को ड्रॉ करना है, ए बी एफ। ए एफ बी इज ए टाई लाइन। ये ड्रॉ करना है इन सच अ वे दैट इट टचेस टू फेजेस। समझ में आई बात? तो समझो, अब समझते हैं अच्छे से।
एक टाई लाइन को ड्रॉ करना है। एफ पॉइंट इज ए फलक्रम, यस और नो, जिसपे हमें फाइंड आउट करना। देख समझ लो बहुत अच्छे से, एफ पॉइंट क्या है, फलक्रम है नहीं है। हमें एक टाई लाइन ड्रॉ करनी है इन सच अ वे दैट इट ऑलवेज रिमेन हॉरिजेंटल, और वी कैन से टाई लाइन ड्रॉ करेंगे तो वो हमेशा कैसे ड्रॉ करेंगे, हॉरिजेंटली ड्रॉ करेंगे। तो हॉरिजेंटली ड्रॉ करोगे सर, इसको एक्सटेंड कर दो ना सर, किसी टी टेम्परेचर पे लिया तो इसको एक्सटेंड कर दो, ये हॉरिजेंटल लाइन ही तो बनेगी सर। इस तरीके से आपको हॉरिजेंटल लाइन ड्रॉ करनी है, इस तरीके से आपको टाई लाइन ड्रॉ करनी है कि एक पॉइंट है ए, वो किसी एक फेस को टच करे, दूसरा पॉइंट है वो दूसरे फेस को टच करे। यहां क्या है, लिक्विड प्लस अल्फा है, यस और नो, यहां क्या है, लिक्विड प्लस अल्फा। तो इट मींस एक पॉइंट किसको टच करे, ए पॉइंट टच करेगा लिक्विड को। ये देखो एल, ये लाइन कौन सी है, लिक्विडस लाइन है, मतलब ए पॉइंट पे क्या है, सारा लिक्विड है, उसके बाद ही तो सॉलिड बनना स्टार्ट हुआ, न्यूक्लिएशन प्रोसेस स्टार्ट हुआ, यस और नो। तो ए पॉइंट पे क्या है, सारा लिक्विड है। बी पॉइंट पे क्या है, सारा अल्फा है, देखो इससे नीचे अल्फा ही तो मिल रहा है, तो बी पॉइंट पे क्या है, सारा अल्फा है। तो ये ए बी लाइन क्या हुई आपकी, टाई लाइन। समझ गए बात, ए बी लाइन इज अ टाई लाइन, ए पॉइंट जिसपे हमें फाइंड आउट करना है वो हमारा हमेशा क्या होगा, फलक्रम होगा। क्या होगा, फलक्रम होगा। बात समझ में आई आप लोगों को, यस और नो? यस सर। समझो आप, यस सर। बी पॉइंट सर, ये आपने टाई लाइन तो ड्रॉ कर दी है। अब जैसे एफ पॉइंट पे आपने कंपोजिशन देखा था, तो बी पॉइंट पे भी देख लो ना सर। टी टेम्परेचर तो हो गया, दोनों कॉमन है टेम्परेचर, लेकिन बी पॉइंट पे कितना कंपोजिशन होगा सर निकिल का, लेट अस कंसीडर कितना होगा, किसका है, सॉलिड सी अल्फा। इतनी बात समझ में आई। ए पॉइंट पे आप देखोगे सर कंपोजिशन होगा, कितना होगा, Cl। इज इट क्लियर? बोलो यार, समझ में आ गया। पहला स्टेप, ये पहला स्टेप है। आपको क्या करना है, इसको मैं वर्डिंग में भी लिखवाना चाहूँ तो लिखवा सकता हूँ, अगर कहो तो आप लिखवा ही देता हूँ। सबसे पहला क्या करना है, फर्स्टली वी नीड टू ड्रॉ a tie line across two phase region at given temperature and composition of alloy। ये पहला स्टेप है। टाई लाइन क्या होती है, हॉरिजेंटल एंड बैलेंस लीवर होता है, सिंपल लीवर होता है। समझ गए बात, ये पहला स्टेप है। दूसरा स्टेप क्या करोगे, आप फाइंड आउट करोगे फ्रैक्शन। अब क्या फाइंड आउट करोगे आप, फ्रैक्शन WL एंड W अल्फा, यही तो फाइंड आउट करना है आपको, WL एंड W अल्फा, ये फाइंड आउट करना है। ये फाइंड आउट करने के लिए आप क्या करोगे, ध्यान से समझना। रेशो एंड प्रोपोर्शन कितने बच्चों को आता है, एप्टीट्यूड में आप लोगों ने रेशो एंड प्रोपोर्शन किया होगा, किया नहीं किया? कितने बच्चों को रेशो एंड प्रोपोर्शन आता है अच्छे से, मुझे इतना बता दो, जवाब दो, यस और नो का। नो सर। नहीं आता रेशो एंड प्रोपोर्शन, 10वीं क्लास से पढ़ते आ रहे हैं। ए बटा में बी इक्वल टू सी, ए बटा में बी इक्वल टू सी बटे में डी। ए के पास प्रॉपर्टी कितनी थी, 10,000 थी। बी के पास प्रॉपर्टी कितनी थी, 20,000 थी। सी के पास कितनी प्रॉपर्टी थी, 30,000 थी। टोटल प्रॉपर्टी कितनी होगी, 30 प्लस 20 प्लस 10 50 प्लस 60,000 होगी। ठीक है, मुझे नहीं पता ए की कितनी है, बी की कितनी है। ये अब तीनों पार्टनरशिप करते हैं। रेशो एंड प्रोपोर्शन में आप लोगों ने पार्टनरशिप वाले हैं क्वेश्चन किए होंगे, तो कैसे किए होंगे आप लोगों ने, ए की
ए का हिस्सा कितना आया। मान लो कुछ भी वो शेयर मार्केट में काम कर रहे हैं, 10,000 वो करता, 20,000 वो करता, जो भी प्रॉफिट होगा उसका हिस्सा कितना आएगा। तो वो प्रॉफिट इसी 1:2:3 में ही तो डिवाइड होगा प्रॉफिट। तो ए का हिस्सा देखना है तो कैसे देखूंगा, 1/3 2 5 + 1 6 ऐसे। या दूसरा तरीका है 10,000 ए का था बटे में 60K 1/6, दैट इज द कंट्रीब्यूशन ऑफ शेयर ऑफ प्रॉफिट। इस तरीके से शेयर उनके बीच में डिस्ट्रीब्यूट किया जाएगा। समझ में आई बात या नहीं आई। ये रेशो एंड प्रोपोर्शन के क्वेश्चन आप लोगों ने पार्टनरशिप वाले चैप्टर के अंदर किए होंगे 10वीं क्लास में। इनको प्रैक्टिस करो यार, तुम्हारे कॉम्पिटिटिव एग्जाम में बहुत पूछे जाएंगे। अभी जो कंपनी आती है सबसे पहले यही चीज़ें पूछती है टेस्ट के अंदर। ठीक है, समझ गए बात या नहीं समझे। यही लीवर रूल है। देखो आपको यही तो फाइंड आउट करना है, एफ पॉइंट पे कितना फेज अमाउंट है। फेज अमाउंट मतलब WL कितना है, लिक्विड कितना है और अल्फा कितना है, जब आपके पास निकल का इतना कंपोजिशन है। लेट अस सी कैसे फाइंड आउट करना है। हमें इतना पता सर यहां कितना है, ये क्या है सर, डिस्टेंस P होगा, ये याद रखना। इस डिस्टेंस को क्या बोलेंगे P, और इस डिस्टेंस को क्या बोलेंगे Q, PQ। समझ गए बात। अब देखो से कोई भी फाइंड आउट करना आपको, से मान लो लिक्विड का फाइंड आउट करना है। लिक्विड में फाइंड आउट करोगे तो आपका क्या फार्मूला बनेगा, नीचे डिनोमिनेटर में क्या लोगे, टोटल हिस्सा। जैसे मैंने अभी शेयर का बताया था आपको 1:2:3, 1 + 2 + 3 2 5 1 6, तो टोटल ले रहे थे। तो यहां टोटल डिस्टेंस लोगे P + Q। समझ गए। ये कहता है लीवर रूल, P + Q। इतनी बात समझ में आई। न्यूमरेटर में क्या लोगे सर, देखो न्यूमरेटर में क्या लोगे, टाई लाइन में हमने क्या लिया था, निकिल के अंदर ये P किसके लिए ले रहे थे, निकिल के लिए ले रहे थे, निकिल के लिए ले रहे थे। समझ गए बात, यस और नो। इतनी बात समझ में आई। अब देखो Yes, sir. ए पॉइंट पे क्या है, लिक्विड है, Cl है, कंपोजिशन निकिल का कितना है, Cl है निकिल का कंपोजिशन। लेकिन ए पॉइंट पे अगर फिर एलॉय की बात करूं तो कितना होगा, WL होगा या नहीं होगा, WL होगा, क्योंकि कंप्लीट लिक्विड है यहाँ, WL होगा। इसका मतलब जो ए पॉइंट पे लेंगे वो किसका लेंगे, निकिल का, निकिल का सर, निकिल का। जब बी पॉइंट लेंगे किसका लेंगे, कॉपर का। याद करो, देखो मैंने बताया क्रॉस में कैसे देखेंगे। अब मैं लिक्विड देख रहा हूं, निकिल लिक्विड कहाँ है, इस पॉइंट पे ही तो है। WL किस पे है, इस पॉइंट पे है। इसका मतलब मैं कौन सा लूंगा, देखो अपोजिट में लेते हैं ना, तो यहां मैं लूंगा Q। इतनी बात समझ में आई। देखो अपोजिट में ही तो लेना है, निकिल का अपोजिट P, कॉपर का अपोजिट Q। अब मैं किस पे फाइंड आउट कर रहा हूं, WL पे फाइंड आउट कर रहा हूं ना। WL पे क्या है, ये देखो कॉपर, इसके क्रॉसपोंडिंग कौन सा देखूंगा, Q देखूंगा। समझ में आया लीवर रूल कैसे आपको देखना है। देखो अपोजिट में मैंने बताया ना कि कॉपर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू Q, निकल इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू P। ए पॉइंट पे क्या है हमारा, लिक्विड है। देखो ये देखो ए पॉइंट पे क्या है, लिक्विड है। ये लिक्विडस लाइन है या नहीं है, ये देखो ये वाली लाइन क्या है, लिक्विडस है, लिक्विडस है, मतलब इस पे क्या है, कंप्लीट लिक्विड है। ए पॉइंट पे क्या है, कंप्लीट लिक्विड है। फेज अमाउंट क्या है लिक्विड का, कंप्लीट लिक्विड है। कितना लिक्विड है, कितना परसेंटेज है, WL। ये देखो मैंने W का बताया था, W क्या रिप्रेजेंट करेगा, फेज अमाउंट कितना है, वेट कितना है, मास फ्रैक्शन कितना है उस टाइम पे। लिक्विड किस पॉइंट पे है, WL किस पॉइंट पे है, एट पॉइंट A। तो इस लीवर रूल अप्लाई करेंगे, AB, ये लीवर रूल हो गया, F।
ये P, ये Q। ए पॉइंट पे फाइंड आउट करेंगे, फाइंड आउट करना तो हम क्या लेंगे, कौन सा डिस्टेंस लेंगे, Q। इज इट क्लियर? बी पॉइंट पे फाइंड आउट करना है तो हम डिस्टेंस कौन सा लेंगे, ये वाला। इतनी बात समझ में आई नहीं आई, मुझे ये बता दो। Yes sir. अगर आपको डब्ल्यू अल्फा फाइंड आउट करना है सर, टोटल सॉलिड फाइंड आउट करना है लोहे का, कहां मिलेगा सर, बी पॉइंट पे ही तो मिलेगा डब्ल्यू अल्फा। टोटल सॉलिड कहां आपका बन रहा है, यहां तो बन रहा है। देखो बी पॉइंट से नीचे क्या है, ये सॉलिडस लाइन होगी, सॉलिडस लाइन, इससे नीचे ही तो बन रहा है सर, समझ गए? तो बी पॉइंट पे कौन सा डिस्टेंस लोगे, पी वाला। पी बटे में टोटल पी प्लस क्यू, ये जस्ट आपका रेशो एंड प्रोपोर्शन की तरह है। डब्ल्यू अल्फा का लेते हैं तो उसका कंट्रीब्यूशन कितना है, पी कंट्रीब्यूशन होगा जब भी तो डब्ल्यू अल्फा बढ़ेगा। पी घटेगा तो डब्ल्यू अल्फा घटेगा, नहीं घटेगा? पी बढ़ेगा डब्ल्यू अल्फा बढ़ेगा। ये जैसे पढ़ा था मैंने, कॉपर परसेंटेज बढ़ेगी तो क्यू डिस्टेंस बढ़ना चाहिए, सॉरी हाँ सही कह रहा हूं, कॉपर परसेंटेज बढ़ेगी तो क्यू डिस्टेंस बढ़ना चाहिए, कॉपर परसेंटेज घटेगी तो क्यू परसेंट घटनी चाहिए, क्यू घटना चाहिए डिस्टेंस। तो ये देखो लिक्विड कहाँ पे है, ए पॉइंट पे। मैंने एक पहला स्टेप में क्या बताया आपको, टाई लाइन ड्रॉ करनी है इन सच अ वे दैट इट टचेस टू फेजेस। यहाँ ए पॉइंट पे कंप्लीट फेज है, बी पॉइंट पे कंप्लीट है, बीच में क्या है, दोनों फेज है, लिक्विड प्लस अल्फा है। इसलिए इन दोनों को टच करते हुए एक हॉरिजेंटल लाइन ड्रॉ करनी है, बैलेंस हॉरिजेंटल लाइन ड्रॉ करनी है, दैट इज टाई लाइन। ये हमारा पहला स्टेप था। उसके बाद हमें ये देखना है कितना अमाउंट आपका लिक्विड है, कितना अमाउंट आपका अल्फा है, ठीक है, मतलब सॉलिड है एलओए का। तो मैंने बताया लिक्विड कहाँ मिल रहा है हमें, ए पॉइंट पे मिल रहा है। डब्ल्यू एल किस पे मिल रहा है, ए पॉइंट पे। डब्ल्यू एल मिल रहा है ए पॉइंट पे। डब्ल्यू सॉलिड अल्फा मतलब सॉलिड का वेट कहाँ मिल रहा है, बी पॉइंट पे। तो ए पॉइंट पे आप देख रहे हो तो डिस्टेंस कौन सा लोगे, क्यू, अपोजिट वाला। मतलब इसकी परसेंटेज किस पे डिपेंड करेगी, क्यू डिस्टेंस पे। क्यू ले लिया, डिनोमिनेटर में क्या लोगे, टोटल लेंथ कितनी है ए बी की, टोटल लेंथ कितनी है टाई लाइन की, पी प्लस क्यू क्या है, पी प्लस क्यू क्या है, टाई लाइन लेंथ कितनी है। समझ गए बात, पी प्लस क्यू क्या है, टाई लाइन की लेंथ कितनी है। समझ गए या नहीं समझे? आप देखो Yes sir. अब हमें इसको लिखना है, ये सिंप्लीफाई कर दे। ये रेशो एंड प्रोपोर्शन का ही तो कंसेप्ट लिया है। ये देखो कितना हिस्सा है, जिसका जितना हिस्सा है क्यू हिस्सा है, डब्ल्यू एल का हिस्सा क्या है, क्यू है। अगर क्यू बढ़ेगा तो डब्ल्यू एल बढ़ेगा, मतलब उसके करस्पॉन्डिंग कंपोजिशन बढ़ेगा। ये अभी मैंने प्रूव भी किया है। ये देखो बटे में टोटल कितना है, पी प्लस क्यू। क्यू फाइंड आउट करना है हमें, तो कैसे फाइंड आउट होगा, सी अल्फा माइनस सी ओ, यस और नो। देखो सी अल्फा हो गया यहाँ से यहाँ तक, कितना हो गया, सी अल्फा हो गया यहाँ से यहाँ तक, सी अल्फा यहाँ से यहाँ तक 60% है। तो कहाँ से होगा, यह ओरिजिन से लेके ये सी ओ कहाँ से होगा, यहाँ तक। तो सी अल्फा माइनस सी ओ क्या होगा, क्यू होगा, सी अल्फा माइनस सी ओ। पी प्लस क्यू क्या होगा, सी अल्फा माइनस सी एल, सी अल्फा माइनस सी एल, ठीक है। पी कितना होगा, सी ओ माइनस सी एल, सी अल्फा माइनस सी एल। ये हमने फाइंड आउट कर लिया, बन गया ना हमारा फार्मूला। लिक्विड कितना होगा, ये है लीवर रूल। अब मास कंजर्वेशन और लगाते हैं। तो मास कंजर्वेशन क्या कहता है, लिक्विड प्लस अल्फा क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, दो फेज से रिप्रेजेंट कर रहा है। अब मुझे एक बात बताओ, लिक्विड प्लस अल्फा इस कंप्लीट टू फेज रीजन के अंदर लिक्विड प्लस अल्फा है,
दो फेज रिप्रेजेंट कर रहा है। अगर मास कंजर्वेशन के अकॉर्डिंग बात करें, टोटल एलॉय कितना है इसके अंदर, ये देखो, ये जो मैंने आपको एक वो बना रखा है ना, क्लोज्ड लूप, इस क्लोज लूप के अंदर दो फेज रीजन नजर आया, लिक्विड भी है और सॉलिड भी। मुझे ये बताओ टोटल परसेंटेज कितनी है एलॉय की इसके अंदर। देखो ये मुझे नहीं पता लिक्विड की परसेंटेज कितनी है, अल्फा सॉलिड की परसेंटेज 100 कितनी है। 100 होगी, यस सर। डेफिनेटली 100 होगी। अब देखो लीव अकॉर्डिंग टू मास कंजर्वेशन, देख लो मैं बिल्कुल कंसेप्चुअली बता रहा हूं, ये बुक में आपको कहीं नहीं मिलेगी। मास कंजर्वेशन लगानी है क्या लगानी है वो आपको सिर्फ रटवा रहे हैं, मैं आपको सिर्फ ट्रेन कर रहा हूं कंसेप्चुअली। मास कंजर्वेशन प्रिंसिपल के अकॉर्डिंग WL प्लस W अल्फा, यही तो है दो फेस रीजन के अंदर। WL होगा, मुझे नहीं पता WL कितना है, मुझे नहीं पता अल्फा कितना है, लेकिन मुझे पता इन दोनों को समेसन हमेशा कितना होगा, 1 होगा या नहीं होगा, ये बताओ मुझे, यस और नो। यस सर। देखो अगर मुझे परसेंटेज की फॉर्म में लिखना है तो मैं 100% भी लिख सकता हूँ, लाइक दैट। फिर ये माना जाएगा WL क्या है 100, W अल्फा क्या है 100, मतलब 50%, 40%, 50%, 50, 60%, 40, कितना हो गया, 100 हो रहा है परसेंटेज। लेकिन मैं फ्रैक्शन की फॉर्म में लिख रहा हूँ मास कंजर्वेशन को, समझ गए बात, लाइक दैट। तो ये आपकी इक्वेशन होगी। WL आप एक फार्मूले से WL फाइंड आउट कर लो, दूसरे फार्मूले से आपको पता चल जाए, 1 में से माइनस कर दो W अल्फा। WL अगर आप लीवर रूल से फाइंड आउट करते हो तो W दूसरा आप इजीली फाइंड आउट कर सकते हो मास कंजर्वेशन प्रिंसिपल से। आपको इतना समझ में आ गया नहीं आया समझ में, मुझे इतना बता दो।